अगर किसी के हाथ की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे में फ्रैक्चर एकदम साफ दिखता है। मतलब डॉक्टर तुरंत उंगली रखकर कह सकता है कि देखिए यहाँ हड्डी टूटी है और यहाँ नहीं टूटी है। हाँ, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। मेडिकल डायग्नोसिस में वो प्रिसिशन होता है, राइट। एकदम सटीक। हम इंसानों को भी ना चीजें विजिबल होना और ऐसे कैटेगराइज होना बहुत पसंद है। समाज शादी के मामले में भी अक्सर ऐसा ही सोचता है कि या तो कोई व्यक्ति शादीशुदा है या नहीं है। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम किसी से पूछे कि क्या कोई व्यक्ति सच में शादीशुदा है, तो कोई भी कहेगा कि यार ये तो बहुत आसान सा सवाल है। पर जैसे ही हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कानूनी दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, वहाँ चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती। हाँ, कई बार एक शादी पूरी रीति रिवाज से होती है, लोग सालों साथ रहते हैं, बच्चे होते हैं, और फिर एक दिन कानून कहता है कि ये शादी तो कभी हुई नहीं थी। जो कि सुनने में बहुत बहुत डरावना लगता है। डरावना भी और कंफ्यूजिंग भी। तो कानून की इस धुंधली दुनिया को हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, आज का हमारा फोकस इसी बात पर है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सबसे जटिल पहलू क्या हैं। राइट। हम बात करेंगे वॉइड यानी शून्य विवाह और वॉइडेबल यानी शून्य करणीय विवाह की। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। इसमें कानूनी लेख हैं, सेक्शन 11, 12 और 16 का डीप एनालिसिस है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट्स भी हैं, खासकर वो रेवन सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन का 2023 वाला जजमेंट। हाँ, वो तो बहुत क्रूशियल है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कानून की नज़रों में कब कोई शादी कभी हुई ही नहीं मानी जाती है, कब उसे रद्द करने का ऑप्शन खुला होता है, और सबसे ज़रूरी बात, जब कोई शादी कानूनी रूप से खत्म हो जाती है, तो उस रिश्ते से जन्मे बच्चों का क्या होता है, जो कि असल में सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं है, ये मोरालिटी और ह्यूमन राइट्स का भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। सही बात है। तो चलिए इस पूरे विषय को अनपैक करते हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि शादी कब रद्द या वॉइड होती है, हमें समझना होगा कि कानून की नज़रों में शादी वैलिड कब होती है। राइट, आखिर फाउंडेशन क्या है? तो 1955 से पहले अगर हम देखें तो हिंदू विवाह मेनली अनकोडिफाइड थे। मतलब धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र, बस इन्हीं से चलते थे। पुरुषों के लिए पॉलीगेमी या बहुविवाह भी काफी हद तक एक्सेप्टेड था। हाँ, लेकिन 1955 के एक्ट ने सब बदल दिया। इसने नियमों को कोडिफाई किया। मतलब हिंदू विवाह अब सिर्फ एक धार्मिक संस्कार नहीं रहा, वो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क भी बन गया, एक वैधानिक अनुबंध। एग्जैक्टली। और इसी फ्रेमवर्क में आता है सेक्शन 5, जो एक वैलिड मैरिज की 5 बेसिक शर्तें तय करता है। अच्छा, वो 5 शर्तें क्या है? पहली है मोनोगैमी, मतलब शादी के समय किसी का भी पहले से कोई जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। दूसरी है मेंटल कैपेसिटी, यानी दोनों लोग सहमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हो। और तीसरी शर्त उम्र की है ना? हाँ, लड़के का कम से कम 21 साल और लड़की का 18 साल का होना जरूरी है। और चौथी और पांचवी शर्तें हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज और सपिंडा रिलेशनशिप। राइट, मतलब कुछ करीबी खून के रिश्तों में शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं है, जेनेटिक कारण भी है। विज्ञान भी कहता है कि क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में शादी करने से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क काफी बढ़ जाता है। वाओ, मतलब कानून ने साइंस को भी ध्यान में रखा है। इस पूरे सेक्शन 5 को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। अच्छा, क्या एनालॉजी है? इसे किसी स्मार्टफोन ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज की तरह सोचिए। जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ शर्तें आती हैं। जब तक यूजर एग्री पर टिक नहीं करता, सिस्टम उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता। हाँ, ये बहुत सही कंपैरिजन है। शादी में भी यही होता है। लोग मंडप में बैठ सकते हैं, फेरे ले सकते हैं, लेकिन अगर सेक्शन 5 की ये बेसिक शर्तें पूरी नहीं हुई ना, तो लीगल सिस्टम में वो शादी मान्य नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। मतलब मेरा सवाल यह है कि क्या इन सभी 5 शर्तों को तोड़ने की सजा एक जैसी है? मान लीजिए किसी ने उम्र की शर्त तोड़ी और किसी ने मोनोगैमी की शर्त तोड़ी, तो क्या रिजल्ट सेम होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा। यहीं से तो कानून की असली बारीकियां शुरू होती हैं। अच्छा। हाँ, हर शर्त को तोड़ने का असर अलग है। जैसे अगर बाल विवाह होता है जहां उम्र की शर्त टूटती है, तो सजा और जुर्माना तो है, लेकिन वो शादी अपने आप वॉइड या शून्य नहीं हो जाती। वेट, सच में शादी वैलिड रहती है? हाँ, वो तब तक वैलिड है जब तक उसे लीगली चैलेंज ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ शर्तें इतनी बुनियादी हैं कि अगर उन्हें तोड़ा गया तो कानून उस शादी का वजूद ही नहीं मानता। और यही एंट्री होती है सेक्शन 11 की,
यानी वॉइड मैरिजेस, वो शादी जो कानून की नजर में कभी थी ही नहीं। बिल्कुल। सेक्शन 11 साफ कहता है कि अगर 3 खास शर्तों का वायोलेशन हुआ, पहली बिगैमी यानी बहुविवाह, दूसरी प्रोहिबिटेड डिग्रीज और तीसरी सपिंडा, तो वो शादी वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही शून्य, पहले दिन से ही 0। एकदम 0। इसका लीगल इम्पैक्ट बहुत डरावना होता है। ऐसी शादी का कोई वजूद नहीं है तो हस्बैंड वाइफ के कोई राइट्स भी नहीं बनते, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही मार्मिक केस है इसको लेकर, 1988 का यमुनाबाई बनाम अनंतराव का केस, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हाँ, वो केस बहुत आई ओपनिंग है। इसमें हुआ ये था कि अनंतराव ने यमुनाबाई से शादी की, वो साथ रहे, लेकिन बाद में यमुनाबाई को पता चला कि अनंतराव की पहली पत्नी अभी भी जीवित है और उनकी शादी खत्म भी नहीं हुई थी। राइट। तो जब यमुनाबाई ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस मांगा, तो कोर्ट का फैसला बहुत शॉकिंग था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पहली पत्नी जीवित थी, इसलिए ये दूसरी शादी सेक्शन 11 के तहत पूरी तरह वॉइड है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि लीगली यमुनाबाई पत्नी की डेफिनेशन में आती ही नहीं है, तो उन्हें मेंटेनेंस भी नहीं मिल सकता। यार ये तो बाहर से देखने पर बहुत हार्श लगता है। मतलब उस महिला के साथ धोखा हुआ और उसे बिना किसी सपोर्ट के छोड़ दिया गया। हार्श तो है, लेकिन अगर हम कानून के एंगल से सोचे तो इसका एक रीजन है। कानून समाज में मोनोगमी को बहुत सख्ती से लागू करना चाहता है। समझ गया। अगर कोर्ट दूसरी पत्नी को मेंटेनेंस दे देता तो वो एक तरह से पिछले दरवाजे से बहुविवाह को एक्सेप्ट करने जैसा हो जाता। बिल्कुल। कानून का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अगर बुनियाद ही इलीगल है तो उस पर कोई लीगल राइट खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। अगर ये शादी पहले दिन से ही 0 है, कानून इसे मानता ही नहीं है, तो फिर लोगों को इसे रद्द करवाने के लिए फैमिली कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ती है? मतलब जो चीज है ही नहीं उसे खत्म क्या करना? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। टेक्निकली कोर्ट जाना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, समाज ने तो वो शादी देखी है ना, पड़ोसियों को पता है, फोटोग्राफ्स हैं, शायद मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया हो। हाँ, सोशल प्रूफ तो है। राइट। अब मान लीजिए फ्यूचर में प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो जाए, या वो इंसान दूसरी शादी करना चाहे और उस पर क्रिमिनल केस लग जाए कि तुम तो पहले से शादीशुदा हो। ओह, तो खुद को बचाने के लिए। एग्जैक्टली। उस वक्त कागजी क्लैरिटी चाहिए होती है। डिक्री ऑफ नलिटी एक तरह से पेपर पर मोहर है कि हाँ, ये शादी कभी थी ही नहीं। ये फ्यूचर की लीगल और सोशल उलझनों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया। तो ये तो बात हुई वॉइड मैरिज की। अब उस सिचुएशन का क्या, जहां शादी का ढांचा तो ठीक है, बाहर से सब नॉर्मल है, लेकिन उसकी नींव में कोई बहुत बड़ा धोखा हो? हाँ, यहीं से हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, वॉइडेबल मैरिजेस यानी शून्य करणीय विवाह, जो सेक्शन 12 में दिया है। राइट। और ये शादियां टेक्निकली तब तक पूरी तरह वैलिड होती हैं जब तक कि पीड़ित व्यक्ति खुद कोर्ट जाकर उसे रद्द या एनल न करवाए। बिल्कुल। सेक्शन 12 इसके कुछ बहुत क्लियर ग्राउंड्स देता है, जैसे नपुंसकता या इम्पोर्टेंसी, जिससे शादी कंज्यूम न हो पाई हो, या फिर कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो। और फोर्स या फ्रॉड से ली गई सहमति भी इसी में आती है ना? हाँ, मान लीजिए किसी ने अपनी कोई गंभीर बीमारी छुपा ली या आइडेंटिटी को लेकर ही कोई बड़ा फ्रॉड कर दिया। और एक चौथा आधार भी है, शादी के समय पत्नी का किसी और से प्रेग्नेंट होना, जिसके बारे में पति को पता ना हो। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि शादी अपने आप रद्द नहीं होती, एक्शन लेना पड़ता है। राइट। और इसके लिए सेक्शन 23 में बार्स टू रिलीफ के कड़े नियम भी हैं। इसको मैं अपने एक और एनालॉजी से समझाता हूँ। जी। मान लीजिए आपने बाजार से एक महंगा लैपटॉप खरीदा, घर आकर देखा कि स्क्रीन टूटी है। हाँ। अब उसे वापस करने की एक रिटर्न विंडो होती है, लाइक 7 दिन या 15 दिन। हाँ, बिल्कुल। अगर आप उस डिफेक्ट के बारे में जानने के बाद भी लैपटॉप मजे से यूज करते रहें और 6 महीने बाद बोलें कि भाई मेरे पैसे वापस करो, तो कंपनी तो मना कर देगी जी। क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। कानून में इसे रैटिफिकेशन या एप्रोबेशन कहते हैं। अच्छा। हाँ, अगर किसी को पता चल जाए कि शादी में धोखा हुआ है और फिर भी वो अपनी मर्जी से साथ रहना कंटिन्यू करे, तो कोर्ट शादी रद्द करने से मना कर सकता है। वाओ। और हाँ, फ्रॉड का पता चलने के 1 साल के अंदर ही कोर्ट में अर्जी लगानी होती है। आप अपने राइट्स पर सोते नहीं रह सकते। टाइम लिमिट है, राइट? हाँ। और अगर कोर्ट शादी को रद्द कर दे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट इसका रेट्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब भूतकाल में जाकर असर करना। हाँ, एक बार डिक्री पास हो गई तो कानून मान लेता है कि ये शादी कभी हुई नहीं थी, बिल्कुल वॉइड मैरिज की तरह। यहीं तलाक और एनलमेंट का फर्क समझना जरूरी है।
तलाक तो एक वैलिड शादी को आज की तारीख से खत्म करता है। एग्जैक्टली लेकिन एनलमेंट कहता है कि शादी कभी वैलिड थी ही नहीं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। लेकिन अब हम इस डिस्कशन के सबसे सेंसिटिव और ह्यूमन पार्ट पर आते हैं। अगर कानून अपनी टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाता है और शादी को सिरे से मिटा देता है, तो उस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों का क्या? ये बहुत ही दर्दनाक सवाल था एक टाइम पर। हाँ, क्या वो बच्चे रातों रात नाजायज या इलिजिटिमेट हो जाएंगे? उनकी क्या गलती थी कि पेरेंट्स ने फ्रॉड किया? यहीं पर हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे प्रोग्रेसिव हिस्सा आता है, सेक्शन 16। बिल्कुल 1955 के ओरिजिनल एक्ट में इन बच्चों के लिए ज्यादा सेफ्टी नहीं थी, लेकिन 1976 में एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन 16 ने साफ कर दिया कि चाहे शादी वॉइड हो या वॉइडेबल, बच्चे हमेशा लेजिटिमेट यानी वैध माने जाएंगे। ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। बड़ों की गलतियों की सजा मासूम बच्चों को भुगतने से बचा लिया गया। लेकिन बात सिर्फ सोशल स्टेटस की नहीं थी ना, प्रॉपर्टी राइट्स की भी थी। सेक्शन 16 ने बच्चों को माता-पिता की प्रॉपर्टी में पूरा हक दिया, पर यहाँ एक बहुत सख्त लिमिटेशन भी है। सेक्शन 16(3) में हाँ, वो लिमिटेशन ये है कि बच्चे सिर्फ अपने माता-पिता की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। वो परिवार के किसी और रिश्तेदार जैसे चाचा या दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकते। और यहीं से सारा लीगल तूफान शुरू हुआ। अगर माता-पिता की अपनी कमाई हुई, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तब तो कोई इशू नहीं है। नहीं, उसमें तो बच्चे को पूरा शेयर मिल जाएगा। लेकिन भारत में, स्पेशली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF में, जहां मिताक्षरा कानून चलता है, वहां तो पैतृक या कोपार्जनरी प्रॉपर्टी में हर मेंबर का जन्म से राइट होता है। वहां तो सब कुछ सबका होता है। तो ऐसे जॉइंट परिवार में उस बच्चे का क्या होगा? ये इतना कॉम्प्लेक्स सवाल था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी दशकों लग गए इसे सुलझाने में। और यहीं हमारा सबसे अहम सोर्स आता है 2023 का रेवंश सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन केस। इसकी टाइमलाइन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2011 में जब ये केस 2 जजों की बेंच के पास आया, तो उन्होंने बहुत लिबरल अप्रोच ली थी ना? हाँ, 2011 वाले जजमेंट में कहा गया कि चूंकि सेक्शन 16 ने बच्चों को लेजिटिमेट बना दिया है, तो उन्हें पैतृक या कोपार्सनरी संपत्ति में भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल वैलिड शादी वाले बच्चों की तरह। लेकिन इससे तो नया विवाद खड़ा हो गया। ये तो सेक्शन 16(3) के उस लिमिट के एकदम खिलाफ जा रहा था। बिल्कुल, अगर बच्चा पूरे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, तो चाचा, ताऊ और पहली वैलिड पत्नी के बच्चों के राइट्स का क्या होगा? राइट। इसीलिए मामला बड़ी बेंच को गया और फाइनली 2023 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने बाइंडिंग फैसला सुनाया। और 2023 के जजमेंट ने इस पूरी उलझन को बहुत खूबसूरती से सुलझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों को जॉइंट फैमिली में जन्म से को-पार्टनर का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब वो सीधे पूरे परिवार की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं ठोक सकते। नहीं, लेकिन उन्हें अपने माता-पिता के हिस्से में जरूर अधिकार मिलेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिना बंटवारे वाले जॉइंट परिवार में माता-पिता का हिस्सा तय कैसे हो? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल पार्टीशन यानी काल्पनिक बंटवारे का लीगल फिक्शन यूज किया। ये बहुत ही शानदार टूल है कानून का। इसको हम एक फैमिली पिज्जा वाली एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा पारिवारिक पिज्जा है। ये जॉइंट फैमिली की कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब जो बच्चा वॉइड शादी से है, वो सीधा जाकर पूरे पिज्जा में से अपनी अलग स्लाइस नहीं मांग सकता। तो फिर वो क्या करेगा? कानून यहाँ एक इमेजिनेशन करेगा। वो मानेगा कि माता पिता की डेथ से ठीक 1 मिनट पहले उस पूरे परिवार का बंटवारा हो गया था। इस काल्पनिक बंटवारे में पिज्जा के कई टुकड़े होंगे, कुछ चाचा को मिलेंगे, कुछ ताऊ को, और एक स्लाइस माता पिता की प्लेट में आएगी। एग्जैक्टली। वो एक स्लाइस ही कानूनी रूप से उनकी अपनी प्रॉपर्टी मानी जाएगी और अब वो बच्चा केवल उसी स्लाइस में अपना हिस्सा मांग सकता है। और वो उस स्लाइस को पहली वैलिड पत्नी और उसके बच्चों के साथ शेयर करेगा। बिल्कुल सही। ये नोशनल पार्टीशन उस बच्चे को पूरे पिज्जा का दावेदार बनाए बिना उसे उसका हक दिला देता है। ये बहुत ही लॉजिकल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, क्या ये उन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। जब उन्हें लेजिटिमेट मान ही लिया है, तो पूरा कोपार्टनर क्यों नहीं माना? ये सवाल मोरालिटी के नजरिए से बहुत जायज है, लेकिन देखिए, न्यायपालिका को ना हमेशा अलग-अलग राइट्स के बीच बैलेंस बनाना होता है। वो कैसे? एक तरफ कानून को उस बच्चे को कलंक से बचाना है और फाइनेंशियली सिक्योर करना है जो उसने किया, लेकिन दूसरी तरफ जॉइंट फैमिली में और भी इनोसेंट लोग हैं
चाचा, ताऊ, पहली पत्नी। हाँ, उनके राइट्स भी तो हैं। बिल्कुल, उन्होंने कानून के दायरे में रहकर वो राइट्स पाए हैं। अगर अमान्य शादी के बच्चे को पूरे परिवार की संपत्ति में जन्म से राइट दे दिया जाए तो बाकी लोगों का शेयर कम हो जाएगा। समझ रहा हूँ। 2023 का जजमेंट दोनों साइड्स की रिस्पेक्ट करता है, बच्चे को बेसहारा होने से भी बचाता है और परिवार के बाकी मेंबर्स का हिस्सा भी सेफ रखता है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। वाह। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो हमने देखा कि कैसे 1955 के एक्ट ने विवाह को एक मजबूत स्टैट्यूटरी ढांचे में ढाला। सेक्शन 11 से पता चला कि शादी शुरुआत से वॉइड कब होती है, और सेक्शन 12 से हमने समझा कि धोखे या मजबूरी के केस में शादी कब वॉइडेबल होती है। राइट। और सबसे बड़ी बात, सेक्शन 16 एक ढाल की तरह काम करता है उन बच्चों के लिए जो इन उलझी हुई शादियों में पैदा होते हैं। 2023 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने इस पूरे सिस्टम को एक परफेक्ट लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। बिल्कुल, वो टाइम मशीन वाला मेटाफर यहाँ एकदम फिट बैठता है। हाँ, कानून ने एक बहुत ही दिलचस्प टाइम मशीन बनाई है। ये पास्ट में जाकर एक डिफेक्टिव शादी के वजूद को तो मिटा देती है, उस मडी वाटर को साफ कर देती है, लेकिन उसी शादी से पैदा हुए बच्चों के फ्यूचर को पूरी तरह सेफ छोड़ देती है। उनके राइट्स पर कोई आंच नहीं आती, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज का हमारा लीगल सिस्टम विवाह को वैलिड और वॉइड की एक बहुत सख्त बाइनरी में देखता है और उसी बेसिस पर राइट्स तय करता है। राइट। लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में जहां सोसाइटी इतनी तेजी से बदल रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स इतने आम हो रहे हैं और नए तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स उभर रहे हैं, क्या फ्यूचर में फैमिली लॉज के लिए सिर्फ वैलिड और वॉइड की ये पारंपरिक बाइनरी काफी होगी? ये बहुत सोचने वाली बात है। या हमें आने वाले दशकों में परिवार की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? खैर, इस विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। सुनते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।